Hello everyone, a very warm welcome to Knowvation. I am Shantanu and I welcome you all to a very important session in which we are going to discuss the Union Budget of 2021-2022. So friends, this is going to be a very important session if you are preparing for GDs, PIs or WATs, because ये चीज़ ऐसी है जो इंटरव्यूअर्स डायरेक्टली आपको समराइज करने के लिए पूछ सकते हैं या फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्टली बजट से उठा के पूछे जा सकते हैं. सो आई विल रिकमेंड दैट आप वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करिए. आई विल ट्राई कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आए. सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ योर डिफिकल्टीज इन एनी एग्जाम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप knowvation.in पर विजिट कीजिए. वहाँ पर आप लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज़ेस दे सकते हैं और अगर आपको Knowvation का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप Knowvation को सपोर्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विद दैट विल जंप स्ट्रेट इनटू दिस सेशन. So first we'll discuss some of the important facts about this year's budget. So सबसे पहली चीज़, ये budget it was the first in the history of India which was a digital budget made in India. टैबलेट के द्वारा ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रीड किया. और इस बार जब पहले क्या होता था, जब भी बजट प्रिंट होता था तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, लॉकडाउन कर दिया जाता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी को आने भी नहीं दिया जाता था वहाँ पे. सो इस बार वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं हुई बिकॉज इट वॉज अ डिजिटल बजट. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं उनके हाथ में it's a made in India tablet. So the finance minister Nirmala Sitharaman, she started her speech by talking about two important schemes, that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and Atmanirbhar Bharat package. So Atmanirbhar Bharat package में हमें याद है कि 27 लाख करोड़ के provisions बताए गए थे which was about 13% of the GDP. She also gave various other numbers like 880 million families were given free food and ration under this Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वी शेप्ड रिकवरी, जिसमें हम देख सकते हैं कि फोरकास्ट किया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी अब एकदम तेजी से मूव करेगी, बढ़ेगी. सो इट्स लाइक अ वी शेप्ड कर्व. Okay, so this was the very basic beginning of it. Now budget always tells you like how the money is coming in. अगर 1 रुपया है, वो रुपया कहाँ से आ रहा है भारत सरकार के पास. So जितना भी टोटल अमाउंट भारत सरकार कमाती है उसके बारे में एक पूरा पाई चार्ट है. So it's about like 36% comes from borrowing and liabilities, loans आप इनको कह सकते हैं. Then next biggest component is GST collection से around 15% पैसा आता है. फिर corporation tax, union excise duty, income tax is also a very big chunk. Then non-debt capital receipts, non-tax revenue and customs. So this is where money comes in. आपको याद रखना है loans और liabilities, GST और income tax. These are the three major sources for the income of government. आगे बढ़ते हैं. Now the budget also tells us where is the rupee going. पैसा जा कहाँ रहा है. अगर गवर्नमेंट खर्च करती है 1 रुपया तो वो कहाँ जाता है. So देखते हैं हम. So सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो है इंटरेस्ट पेमेंट. अब सरकार ने इतना ज़्यादा लोन ले रखा है तो उसको अगर पे करना है तो 20%, 1 रुपये का में से 20 पैसा तो उसका लोन में ही चले जाता है. देन इट कम्स टू स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़. स्टेट को भी पैसा देना पड़ता है. देन वी हैव सेंट्रल स्कीम, then centrally sponsored schemes, central sector schemes, subsidies, defense, pensions, other expenditures, etc. So this is where your money basically goes. कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. सो फ्रेंड्स, जो भी सरकार को रिसीट्स आती हैं, सरकार पैसा कमाती है, वो दो तरीके से हो सकता है. रेवेन्यू रिसीट होगी या कैपिटल रिसीट होगी. सो कैपिटल रिसीट्स वो होते हैं विच क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट. सो अगर सरकार लोन लेती है दैट मीन्स इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, क्योंकि उसको वो पे बैक करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स. अब जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो होते हैं जो भी पैसा टैक्सेस के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू या डिविडेंड्स के थ्रू गवर्नमेंट को मिलता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स. सो अगर हम ट्रेंड देखें तो 2021 का जो बजट था उसमें बजट का एस्टिमेट था, इट वाज अराउंड दिस वाज द फिगर विच वाज एस्टिमेटेड, बट जो रिसीट्स हुई वो उससे काफ़ी कम हुई. यहीं तक ही रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी कि जो एक्चुअल हमको रिसीट्स मिली अकॉर्डिंग टू टैक्सेस. और अगर कैपिटल रिसीट्स की बात करें सो हमारा बजट एस्टिमेट था दिस मच, बट जो एक्चुअल गवर्नमेंट ने लोन लिया या कैपिटल रिसीट्स करी वो काफ़ी ज़्यादा थी. सो दिस कैन बी अ रीज़न क्या हो सकता है, ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक दे हैड टू टेक मोर एंड मोर लोन्स टू सपोर्ट द वेरियस सब्सिडीज एंड प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़.
नाउ कमिंग टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ऐसा एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल सैलरी दिया आपने या इंटरेस्ट पेमेंट किया पुराने लोन पे या सब्सिडीज दी, पेंशन दिया, ऐसा अगर खर्च कर रहे हो, ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ गवर्नमेंट इज मेकिंग अ बिल्डिंग और मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देन इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द एसेट्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम फिर से ट्रेंड देख लेते हैं। जो बजट एस्टिमेट था विच वॉज अराउंड दिस, बट गवर्नमेंट हैज एक्चुअली डन मच मोर एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्च किया, सो इट हैज़ इंक्रीज्ड दिस मच ओके इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, बजट एस्टिमेट जो था वो इधर था, बट ज़्यादा ही खर्चा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी, और जो इस बार के अनुमान है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट वाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2021। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल कम टू द मेन क्रक्स ऑफ द बजट। ये बजट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच वॉज अबाउट विजन फॉर द आत्मनिर्भर भारत। दिस वॉज द मेन थीम ऑफ दिस पार्ट 1। सो फ्रेंड्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इस बार का बजट 6 पिलर्स पर बेस्ड है। वो है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीइन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सो हम इन 6 पिलर्स की अब आगे बात करेंगे। First is health and well-being. So most importantly, government has launched a new scheme called PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्लीज को नोट डाउन कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। It has an outlay of around 64,000 crore rupees over the next 6 years, and it will create capacity for primary, secondary, and tertiary healthcare system in the country. It will strengthen all these facilities. So it will create integrated public health labs, establishing critical care hospital blocks, strengthening the NCDC, expanding integrated health information portal. So ये सारे जो इसके अंदर provisions हैं, it's all about targeting how our health system can be improved. We'll move forward. Now coming to something about nutrition. So supplementary nutrition program and Poshan Abhiyan are going to be merged now, and they will be known as Mission Poshan 2.0. जल जीवन मिशन के बारे में भी बात कही गई है। जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च्ड with an aim to provide household tap connection to around 4,300 urban local bodies, and it will also include liquid waste management facility for 500 Amrit cities. Okay, so Amrit means the Atal Mission for Rejuvenation of Urban and Urban Transformation. Now it will be implemented over 5 years with an outlay of around 2,87,000 crore rupees. Now coming to the Urban Swachh Bharat Mission 2.0. So this 2.0 mission will focus mainly on fecal sludge management and waste water management. इसके लिए जो आउटले है वो है अराउंड 1,41,000 करोड़ रुपीज़ का। फिर सरकार ने बात कही है एयर पॉल्यूशन को टैकल करने की, सो उसके लिए भी अराउंड 2,200 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा 42 अर्बन सेंटर्स को। साथ ही साथ एक वॉल्यूंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी सरकार आगे लेके आएगी, विच विल बी फॉर ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, क्योंकि यही व्हीकल जो होते हैं यही सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। So Finance Minister also talked about the pneumococcal vaccine, which is a made in India product, and it is right now it is available only in 5 states, but it will be rolled on for the entire country. So pneumococcal vaccine is basically to target the pneumococcal bacteria which actually affects infants. And around 35,000 crore rupees are allocated for COVID-19 vaccine in the coming year. So health outlay is this. Earlier it was around 94,000 crore. This year it is 2,23,000 crore rupees. So a huge increase for health. Next we'll come to physical and financial capital and infrastructure. So this is going to be a big section. Please stay with me. So first thing is about production linked incentive scheme PLI. So government ने friends क्या किया था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की थी PLI, so that जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन वैल्यू करेंगे उसका 4 से 5% गवर्नमेंट उनको वापस देगी. इट विल बी अ प्रोडक्शन इंसेंटिव टू देम. सो दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कमिंग 13 सेक्टर्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़ा के इसको 13 सेक्टर्स के लिए अब कर दिया जाएगा एंड इट विल कमिट अराउंड 1.97 लाख करोड़ रुपीज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर.
एंड मित्र स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं. मेगा इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल पार्क्स. सो दिस स्कीम इज गोइंग टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल प्लेयर्स इन टेक्सटाइल सेक्टर. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर ग्लोबल प्लेयर्स सो दैट दे कैन कम इन इंडिया एंड दे कैन मेक देयर प्लांट्स इन दीज टेक्सटाइल पार्क्स. सो 7 टेक्सटाइल पार्क का क्रिएशन होगा आने वाले 3 सालों में. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेटअप अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच विल एक्ट एज अ प्रोवाइडर, एनेबलर एंड कैटलिस्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस. तो कैसे पैसा दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, उसके लिए ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है. एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैपिटलाइज दिस इंस्टीट्यूशन विद अराउंड 20,000 crore rupees. Next, coming to the National Infrastructure Pipeline, very important concept. So NIP is a group of social and economic infrastructure projects in India, and this has to be done in the period of 5 years as announced by PM Modi in 2019. So under this NIP, around 6,800 projects were earlier included, but this is going to be now expanded to around 7,400 projects in this budget. Now coming to road and highways, so around 13,000 kilometer length of road at a cost of 3.3 lakh crore has been awarded. The tenders have been given to the players. और किस प्रोजेक्ट के अंदर? अंडर द भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट, ऑफ विच 3,800 किलोमीटर रोड हैज़ ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड. नाउ एक एनहांस्ड आउटले बनाया गया है अराउंड 1,18,000 crore फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. सो सारी मिनिस्ट्रीज को कुछ ना कुछ आउटले दिया जाएगा. जैसे कि अभी हमने हेल्थ के बारे में बात की थी, अब हम रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं. Coming to the National Rail Plan, so this is also very important. Government is aiming to from now they are targeting the needs of the year 2050 कि कैसे हम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छा बना सकें ताकि आने वाली जो समय की नीड्स हैं उसको हम केटर कर सकें. Now the objective is to increase the share of railways in freight. So जो सामान ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो, रेलवेज के थ्रू ही वो सामान ट्रांसपोर्ट हो. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है ब्रॉड गेज रूट्स के लिए बाय 2023. इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की भी बात की गई है, उसको भी लॉन्च करना चाहती है गवर्नमेंट. साथ ही साथ बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस हो पैसेंजर्स का, टूरिस्ट का, उसके लिए विस्टा डोम LHB कोच का भी निर्माण करने की बात हुई है. A record sum will be provided around 1,10,000 crores for the railway and around 1,07,000 crores are for capital expenditure, जो कि रेलवे अपना कैपिटल यानी कि अपने जो एसेट्स हैं उनको बढ़ा सकता है और ज़्यादा खर्चा कर सकता है ताकि रेलवेज को और ही अच्छा बनाया जा सके. आगे बढ़ते हैं. Now coming to the urban infrastructure, so government is mainly focusing on transport services, how public transports can be augmented. So around 18,000 crore rupees have been given for this public and bus transportation. So this will be in PPP model, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ ही गवर्नमेंट आगे काम करेगी एंड इट विल मेंटेन अराउंड 20,000 बसेज इन PPP मॉडल. प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा इसमें तवज्जो दिया गया है. Now, 2 new technologies like Metro Light and Metro Neo will be deployed to provide metro rail system at much lesser cost. अगर ये वाली टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे तो मेट्रो रेल और भी सस्ता हो सकता है बट एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा रहेगा. ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी सेक्टर के लिए क्या गवर्नमेंट ने तय किया है. सो अराउंड 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाज एडेड ड्यूरिंग द NDA गवर्नमेंट इन द लास्ट 6 years एंड एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड विल बी एडेड टू द ग्रिड और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी. नाउ कंज्यूमर्स विल गेट अल्टरनेटिव टू चूज बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. सो अप टिल नाउ क्या होता था कि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक कंज्यूमर को केटर कर सकती थी, बट नाउ दे विल हैव द ऑप्शन टू हैव मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. गवर्नमेंट इज ऑल्सो लॉन्चिंग हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इन 21-22 फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन power sources. So again, move toward non-conventional sources of energy. Now coming to port, shipping and waterways. So PPP मोड पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको चलाने की बात इसमें कही गई है. रिसाइकलिंग कैपेसिटी को 4.5 मिलियन LTD तक बढ़ाने की इट विल बी डबल्ड बाय 2024. So this is the present capacity, it will be doubled by 2024.
नेक्स्ट कमिंग टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जब भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस की बात होगी आपको याद रखना है उज्ज्वला स्कीम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विच प्रोवाइड्स गैस सिलेंडर्स और गैस कनेक्शन टू बिलो पॉवर्टी लाइन फीमेल्स। ऑलराइट, सो 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी विल बी एडेड टू उज्ज्वला स्कीम। अभी तक अराउंड 8 करोड़ बेनिफिशरीज हो चुके हैं स्कीम के अंडर, 1 करोड़ बेनिफिशरीज को भी ऐड किया जाएगा। एंड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट विल बी अंडर गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एन इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर विल बी सेटअप। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल कैपिटल। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सेबी एक्ट के अलग प्रोविजंस है, डिपॉजिटरीज एक्ट के अलग प्रोविजंस है, साथ ही साथ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, इन सब के जो डिफरेंट एक्ट्स हैं दे विल बी रैशनलाइज्ड टू फॉर्म अ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड। सबको मिला के एक सिंगल सिक्योरिटीज का कोड बनाया जाएगा। नाउ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर का गठन किया जाएगा विच विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। Now government is going to infuse 1000 crores to Solar Energy Corporation of India and rupees 1500 crore to Indian Renewable Energy Development Agency. So ये भी एक important move है toward non-conventional sources of energy. यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। एफडीआई लिमिट जो है 49% से 74% तक बढ़ा दिया गया है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, और फॉरेन एंटिटीज़ जो हैं यहाँ पर इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज का ओनरशिप हासिल कर सकती हैं। उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो हैं जो मेजॉरिटी डायरेक्टर होंगे बोर्ड में एंड जो की मैनेजमेंट पर्सन होंगे दे शुड बी रेसिडेंट इंडियंस। भले ओनरशिप दूसरी देशी कंट्री की होगी बट जो रेसिडेंट्स होंगे वो इंडियंस ही होंगे। एंड एटलीस्ट 50% ऑफ directors should be independent directors as specified percentage of profit being retained as a general reserve. So इन सब को अगर foreign entity मानती है so it can have the ownership of the insurance company. To further consolidate the financial capacity of public sector banks, 20,000 crore rupees will be infused in the public sector banks in this coming year. Moving forward, कमिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आने वाले साल में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस इस्पात निगम लिमिटेड एंड दीज विल बी कंप्लीटेड इन 2021-2022। इनका डिसइन्वेस्टमेंट इनको सरकार बेच देगी, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। 2021-2022 में आईपीओ आने वाला है एलआईसी के लिए। सो आईपीओ इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो लोग जब किसी भी कंपनी का आईपीओ निकलता है तो इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक में उसके शेयर ट्रेड हो सकेंगे। सो एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी आईपीओ अगले साल लॉन्च हो जाएगा, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में। इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू टेक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पीएसयूज। सो फ्रेंड्स, स्टेट के अंदर भी कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी एनकरेज करेगा कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको जल्दी से जल्दी डिसइन्वेस्ट किया जाए। अराउंड 1,75,000 crore rupees शुड बी अटेन टू द गवर्नमेंट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इन दिस ईयर। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड पिलर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। सो इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों फार्मर्स की, माइग्रेंट वर्कर्स की और फाइनेंशियल इंक्लूजन की। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। कमिंग टू एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता देता हूं दोस्तों। जब सरकार आई थी एनडीए गवर्नमेंट इन 2013-14, तो जो एमएसपी मिलता था या टोटल एमएसपी दिया गया था पैडी की, अगर हम बात करें राइस की, तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे इट वॉज समवेयर क्लोज टू 60,000 crores. But right now in the last year this MSP has grown to up to more than 1,60,000. Similarly जो wheat पर अगर अपन राइट हैंड साइड पे देखें तो wheat पर जो MSP मिलता था दोस्तों it was nearly very close to around 35,000, I can say 35,000 crore rupees का MSP दिया गया था, which has again reached to around 75,000 crores now. Okay, so MSP has actually increased in the rule of BJP government, which has substantially increased in the last 6 years. कमिंग टू द स्वामित्व स्कीम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो जो रूरल एरिया में छोटी छोटी जगह में कई लोगों के घर होते हैं गाँव में, उनको उनकी प्रॉपर्टी का कार्ड दिया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड उनको दिया जाएगा कि ये घर आपका है। ओके, सो दे विल हैव अ प्रूफ अंडर दिस स्कीम दैट दिस हाउस इज देयर इन वेरी वेरी रूरल आइसोलेटेड एरियाज। सो drones will be used to survey the area. So this scheme will be extended to all the states and union territories. So स्वामित्व स्कीम को आपको ज़रूर याद रखना है।
Coming to the Operation Green scheme, so this is going to be increased from tomato, onion and potatoes, and it will be included for 22 perishable products now. So Operational Green scheme के अंडर जो किसान है उसको अच्छे से अच्छा भाव मिल पाए उसके टोमेटो, ऑनियन और अब जो भी 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो इस स्कीम के अंडर मिल पाएगा. Now 1000 more mandis will be integrated to e-NAM, so Electronic National Agriculture Market. So यहाँ पर अगर मैं जा सकता हूँ e-NAM पर मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ ऑनलाइन, किसी को भी बेच सकता हूँ मैं e-NAM के द्वारा. Coming to fisheries, so government is planning to make 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Petua Ghat will be developed as hubs of economic activity and multi-purpose seaweed park. So another seaweed park will be established in Tamil Nadu to promote seaweed cultivation. So seaweed भी friend एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिनरल या vitamins रहते हैं. It is still used for consumption. Move forward. Now coming to the migrant workers and laborers, so One Nation One Ration Card scheme is to be implemented in 32 states and union territories, and minimum wages will apply to all categories of migrant laborers. Now women will be allowed to work in all categories and also in night shift with adequate protection. Moving forward. Coming to reinvigorating the human capital, so इसमें education के बारे में बात कर लेते हैं. So around 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. 100 new सैनिक schools will be opened with partnership with NGO, private school and states. अब लद्दाख के लिए भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो लेह में बनाई जाएगी. 750 एकलव्य स्कूल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स विल बी मेड ओपन इन ट्राइबल एरिया. सो इन स्कूल में सिर्फ ST कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं. अप्रेंटिसशिप एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया है जिससे और भी ज़्यादा एनहांस करा जा सके अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ को. UAE और जापान के साथ गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर रही है स्किल डेवलपमेंट और रिकॉग्निशन के लिए. आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए अराउंड 50,000 करोड़ का आउटले किया गया है इन द कमिंग 5 years. 1500 करोड़ रुपीज़ ईयरमार्क किए गए हैं दैट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू प्रमोट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. सो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड में ही पेमेंट करें सब लोग. Now coming to National Language Translation Mission. So according to this mission, the aim of the government is to translate the knowledge on the internet so that it can be available in all the major languages. So जो भी governance और policy related material है उसको सारे भारत के जो important language है उसमें translate किया जा सके. Government is also launching a deep ocean mission जिसके द्वारा हम जो ocean की जो geology है उसको और अच्छे से समझ सकें, और उसके लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ over the 5 year खर्च किए जाएंगे. Coming to the Gaganyaan mission activities, so 4 Indian astronauts will be trained on generic space flights aspects in Russia. Moving forward, minimum government and maximum governance. So ease of doing business के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बताया है. It has proposed to set up a conciliation mechanism and mandate it use for quick resolution of contractual disputes. So जो भी कंपनीज गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट होता है या काम करती है उनके लिए एक conciliation mechanism गवर्नमेंट सेटअप करेगा ताकि जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन हो सके. आने वाला जो सेंसस है जो 2021 में होने वाला है, इट कैन बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया. सो उसके लिए भी अराउंड 3700 करोड़ रुपीज़ ईयरमार्क किए गए हैं. नाउ नेट बोरोइंग के लिए जो सीलिंग था फ्रेंड्स उसको बढ़ा दिया गया है. अराउंड 4% ऑफ देयर GDP स्टेट अब बोरोइंग कर सकता है. GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आगे देखते हैं. सो फ्रेंड्स अभी तक क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बजट में कुछ प्रोविजंस नहीं देता था. नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ही FCI को लोन लेना पड़ता था. बट नाउ FCI के लिए भी स्पेशल बजटरी प्रोविजंस बनाए जाएंगे. एंड अराउंड 1,18,000 करोड़ रुपीज़ एज द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाएगा स्टेट्स को, क्योंकि इस बार कई सारे स्टेट्स को रेवेन्यू नहीं मिल पाया है ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक. सो उनको और भी ज़्यादा ग्रांट देने की ज़रूरत है. आगे बढ़ते हैं. Now coming to the second part, it's all about taxations. So टैक्स के बारे में गवर्नमेंट ने क्या बताया है वो देखते हैं यहाँ पे. First thing first, there is no change made in the income tax slabs for the individuals. Individuals के लिए इसमें कुछ भी changes नहीं है. सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है. जो भी सीनियर सिटीजन्स अबव 75 ईयर्स होंगे दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनी IT रिटर्न्स ऑन देयर पेंशन और ऑन द इंटरेस्ट ऑन द एज देयर इनकम.
रिडक्शन इन द टाइम ऑफ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। सो फ्रेंड्स, अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रीओपन योर टैक्स असेसमेंट फॉर ऑफ द पास्ट 6 years। सो पुराने 6 साल का भी असेसमेंट खोला जा सकता था। सो उससे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी होती थी, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती थी। बट अब क्या कर दिया गया है, ओनली फॉर 3 years, पुराने 3 साल का ही असेसमेंट गवर्नमेंट ओपन कर सकती है। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। सेटिंग अप द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, जो कि फेसलेस अपना ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंश्योर कर सकते हैं, और इससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जल्दी हो सकेगा। और कोई भी जो जिसकी टैक्सेबल इनकम अराउंड 50 लाख है एंड हैज़ अ डिस्प्यूटेड इनकम ऑफ अराउंड 10 लाख शैल बी एबल टू अप्रोच द कमिटी। Now another very important point, exemption from audit. So friends, अभी तक क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, उसका ऑडिट, उसका अगर 1 करोड़ तक का टर्नओवर है, देन इट हैज़ टू गेट इटसेल्फ ऑडिटेड, इट्स अकाउंट विल बी ऑडिटेड। बट लास्ट ईयर उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दिया था कि अगर 5 करोड़ तक है तभी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा इफ़ योर 95% ऑफ योर ट्रांजैक्शंस आर डिजिटल, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं 95%। अब इस 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी 10 करोड़ तक उसका टर्नओवर है और वो 95% तक ट्रांजैक्शन करती है तो उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलराइट, coming to the affordable housing and rental housing, so government has given additional tax deduction of 1.5 lakh over the 2 lakh which was introduced in 2019। so ये फ़ायदा लिया जा सकता है up till 31st March of 2022। ओके, एंड जो 1.5 का जो डिडक्शन है आपके इंटरेस्ट पेमेंट पे, वो ओवर एंड अबव 2 लाख रुपीज़ है इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस विच इज़ अप टू 45 lakhs विच इज़ अफोर्डेबल होम। ओके, प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न। सो टैक्स पेयर के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब उनको जो फॉर्म होंगे वो प्री फिल्ड भी पता चल सकेंगे। डिटेल्स ऑफ सैलरी, टैक्स पेमेंट, TDS एटसेट्रा, दे विल कम प्री फिल्ड इन द इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो दैट इज एक्चुअली ईजिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द इनकम टैक्स। Now coming to incentives for startup, very important thing friends। So startups जो भी 31st March 2022 के पहले इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, उनको 100% टैक्स रिबेट मिलेगा उनके टोटल प्रॉफिट्स पर। सेकेंडली, इंसेंटिवाइज किया गया है फंडिंग को भी। अगर कोई फंड करता है स्टार्टअप को और उसको कैपिटल गेन्स होते हैं, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स डिडक्शन अप टिल 31st March 2022। ओके, coming to more indirect tax proposals। so first, electronic and mobile phone industry। so friends, government ने custom duty बढ़ा दिया है up to 10% on mobile chargers and some sub parts of the phone। so आपके जो handsets हैं, अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं, then जो बाहर की कंपनी है उन पे टैक्स ज़्यादा लगेगा और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। आयरन एंड स्टील पर जो है कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है अप टू 7.5% ऑन सेमीज, फ्लैट, लॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑन नॉन अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील। सो इन सभी प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। और जो स्टील स्क्रैप है अप टिल 31st 2022 तक उनको ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और कॉपर स्क्रैप पर भी ड्यूटी को कम कर दिया गया है 5% से 2.5% तक। नाउ कमिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर। सो 2019 में फ्रेंड्स 10% ड्यूटी लगती थी इन प्रीशियस मेटल्स पर, जिसको बढ़ाकर 12.5 कर दिया गया था। सो उस कारण से बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस बढ़ गई। नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग दोज प्राइसेस टू द लोअर लेवल। सो फिर से उनकी जो कस्टम ड्यूटी होगी उनको कम किया जाएगा। कमिंग टू रेन्यूएबल एनर्जी। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोलर इन्वर्टर्स पर ड्यूटी बढ़ा रही है 5% से 20% तक, और सोलर लैंटर्न्स पर 5 से 15% तक ड्यूटी बढ़ेगी, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंकरेज किया जा सके, जो इंपोर्ट्स हों वो कम से कम हो। कैपिटल इक्विपमेंट्स एंड ऑटो पार्ट्स, तो इस पर भी जो है दोस्तों एग्जेम्पशन हुआ करता था टनल बोरिंग मशीन का, अब वो एग्जेम्पशन हटा दिया जाएगा, ड्यूटी फिर से एप्लीकेबल होगी अराउंड 7.5%। एंड पार्ट ऑफ ड्यूटी टू इट्स पार्ट्स की, उनके पार्ट की जो ड्यूटी होगी वो होगी 12.5%। कस्टम ड्यूटी ऑन सर्टेन ऑटो पार्ट्स विल बी 15%। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, ये चीज़ें ऑटो पार्ट्स जो है महंगे होंगे।
कमिंग टू MSMEs, सो कई सारे जो प्रोडक्ट्स MSME बनाती है उन पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, लाइक स्टील स्क्रू, प्लास्टिक बिल्डर वेयर्स, प्रॉन फीड्स, गारमेंट्स एट्सेट्रा, ताकि जो हमारी खुद की MSMEs हैं, इंडिया की MSMEs हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर भी गवर्नमेंट जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ा रही है ऑन कॉटन फ्रॉम 0 to 10%, एंड रॉ सिल्क पर भी 10% से 15% तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको मदद मिल सके। So friends, finally we'll see some major allocations in terms of crores for different ministries. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में एक अंदाज़ा लगा सकें कि किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेशन होता है। So यहाँ पर हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ गॉट अराउंड 4,78,000 crore rupees, which is the highest among everything. So friends, we have come to an end to this session. Thanks a lot for watching. I hope the session was helpful, and if it has helped you, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to Knowvation for more such important content on current affairs, business awareness, etc. और फ्रेंड्स, अगर आपको नोवेशन का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप knowvation.in पर जाके डोनेट बटन पर जाके नोवेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई विल क्लोज टुडेज सेशन एंड आई विल मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।